Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th February 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about India and Israel's elevated ties. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में इजराइल विजिट किया। वहाँ वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से मिले और उसके बाद दोनों देशों ने आपस में जो टाइज हैं, रिलेशंस हैं भारत और इजराइल के, उसको और स्ट्रेंथन कर दिया है। सो नाउ इंडिया एंड इजराइल हैव एलिवेटेड देयर टाइज टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। इस मुलाकात के दौरान भारत और इजराइल के बीच में 17 अलग अलग एरियाज में एग्रीमेंट साइन हुए। इम्पॉर्टेंट एरिया जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके अलावा लेबर मोबिलिटी रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अंतर्गत नाउ इजराइल विल गिव एक्सेस टू 50,000 एडिशनल इंडियन वर्कर्स इन इजराइल ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इससे भारत के वर्कर्स के लिए जो अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा मौके खुलेंगे। एजुकेशन एंड रिसर्च फील्ड में भी दोनों देशों ने कोलैबोरेशन किया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है दैट 20 जॉइंट फेलोशिप विल बी गिवन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। साइबर सिक्योरिटी, टेक एक्सचेंज, इन सब एरियाज में कोऑपरेशन होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो है दैट बोथ कंट्रीज विल नाउ हैव इंटीग्रेशन ऑफ देयर फास्ट पेमेंट सिस्टम। तो ये फास्ट पेमेंट सिस्टम का इंटीग्रेशन क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, भारत के अंदर इंस्टेंट पेमेंट के लिए वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई हैज बीन लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत में तो फास्ट पेमेंट सिस्टम है या इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के लिए काम करता है यूपीआई। अब भारत का जो यूपीआई है उसको इजराइल के फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ लिंक किया जाएगा। तो भारत का यूपीआई लॉन्च करने वाली एजेंसी है एनपीसीआई। एनपीसीआई का इंटरनेशनल विंग है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो दुनिया के बाकी देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करता है। तो भारत का एनपीसीआई इंटरनेशनल विल नाउ इंटीग्रेट विथ इजराइल्स मासाव। जो इजराइल का आप समझ लीजिए एनपीसीआई है, जो वहां का फास्ट पेमेंट सिस्टम को मैनेज करता है। एनपीसीआई ऑफ इंडिया, उसका इंटरनेशनल विंग एनपीसीआई इंटरनेशनल will now collaborate with Israel's Masav in order to facilitate faster, cheaper and efficient transaction between the two countries. दो देशों के जो सिटीजन्स हैं जब एक दूसरे देश में जाएंगे, जैसे इसराइल के सिटीजन्स भारत में आए या भारत के सिटीजन इसराइल में जाए, वहां पे अब दोनों देशों के जो सिटीजन्स हैं दूसरे देश में, उनका फास्ट पेमेंट सिस्टम सीधा सीधा वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए सरल भाषा में, अगर अब हम इसराइल जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पे हम यूपीआई बेस्ड पेमेंट कर सकते हैं। हम पेमेंट करेंगे अपने यूपीआई के थ्रू, क्यूआर कोड स्कैन करके। पैसा जो इजरायली मर्चेंट के अकाउंट में जाएगा वो इजराइल की करेंसी न्यू शेकेल में पेमेंट हो जाएगा। हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा रुपए में और उनके अकाउंट में उनके करेंसी में पेमेंट हो जाएगा। हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। सो there will be integration between India's fast payment and Israel fast payment system, and that will allow seamless transaction. इस तरीके के इंटीग्रेशन से जो आप कस्टमर टू मर्चेंट पेमेंट है वो तो आराम से हो ही पाएगा सीमलेस मैनर में, प्लस रेमिटेंसेज भी अब आराम से हो पाएंगे। जैसे भारत का अगर कोई इंसान इजराइल में पैसे भेजना चाहता है, मान लीजिए एक इंसान इजराइल में अपने बच्चे को पैसा भेजना चाहता है जो इजराइल में रह करके पढ़ाई कर रहा है, तो वो आराम से अब इस इंटीग्रेशन की मदद से पैसा भेज पाएगा। यहाँ से पैसा जाएगा रुपए में, बट दैट विल बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट इन इजराइल इन
द लोकल करेंसी ऑफ इजराइल। तो ये फायदा होगा फास्ट पेमेंट सिस्टम के इंटीग्रेशन से। इंडियन टूरिस्ट इन इजराइल वाइल एज वेल एज इजरायली टूरिस्ट इन इंडिया will be able to make payment using their respective mobile apps similar to local UPI पेमेंट। जैसे हम लोकल पेमेंट करते हैं वैसे ही हम अब इसराइल में भी पेमेंट कर पाएंगे। इस तरीके का फास्ट पेमेंट सिस्टम जो इंटीग्रेशन है भारत का विथ अदर कंट्रीज, हमने 8 से भी ज़्यादा देशों के साथ इस तरीके का इंटीग्रेशन किया हुआ है। UPI has officially been integrated and being live in 8 countries: UAE, France, Singapore, Bhutan, Nepal, Mauritius, Sri Lanka and Qatar. And now Israel is going to be the 9th one, जिसके साथ हमारा UPI इंटीग्रेशन होगा, फास्ट पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन होगा, जिससे आराम से हम लोग क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट्स एंड रेमिटेंसेस कर पाएंगे। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ये NPCI की ही ओन्ड सब्सिडरी है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी बनाई गई भारत में RBI द्वारा, जिसको काम दिया गया भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना। NPCI ने फिर लॉन्च किया UPI या रुपे कार्ड। अब NPCI का ही एक विंग है NPCI इंटरनेशनल, या आप कह सकते हैं ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है NPCI इंटरनेशनल, जो दुनिया के बाकी देशों में NPCI के डिजिटल पेमेंट मोड जैसे कि UPI या रुपए कार्ड को इंटीग्रेट करने में काम करता है। तो दैट इज द रोल ऑफ NPCI इंटरनेशनल। अब जब हम लोग बात कर ही रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट पेमेंट सिस्टम की, भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम UPI के इंटीग्रेशन की विथ इंटीग्रेशन विथ अदर फास्ट पेमेंट सिस्टम, तो इस डायरेक्शन में हमें एक और न्यूज़ देखना चाहिए। रिसेंटली आपको पता है कि इंडिया में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट कराई गई न्यू दिल्ली में। वहाँ पे कई सारे देशों से टूरिस्ट्स डिग्निटरीज आए भारत में। तो NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, एक प्रोग्राम लॉन्च किया, UPI वन वर्ल्ड वॉलेट इनिशिएटिव। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 40 से भी ज़्यादा देशों के जो टूरिस्ट या विजिटर्स थे, उनके फास्ट पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया UPI के साथ। यानी कि वो अब भारत में आए, उनको कोई नया सिम कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं थी जिसमें इंडिया का नंबर हो, उनको कोई इंडियन बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं थी। वो सीधा सीधा अपना जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है उससे भारत के किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते थे, एज पर द इंटीग्रेशन डन बाय NPCI ड्यूरिंग इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। और ये जो इंटीग्रेशन किया गया 40 से भी ज़्यादा देशों के विजिटर्स के लिए by NPCI during India AI Impact Summit, that was done by NPCI under UPI वन वर्ल्ड वॉलेट इनिशिएटिव। सीधा सीधा प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब UPI वन वर्ल्ड वॉलेट इनिशिएटिव 40 से भी ज़्यादा देशों के सिटीजन के साथ एक बार पायलट मोड में हमने करके देख लिया ड्यूरिंग दिस इंडिया AI समिट। तो अब इन 40 देशों के साथ भी हमारा एक बार के लिए ट्रायल रन हो चुका है कि उनके फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन हो सकता है। तो धीरे धीरे अब UPI को इन देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। हमारी सरकार उनकी सरकार के साथ बातचीत करेगी और धीरे धीरे वो इंटीग्रेशन को बोथ वेज किया जाएगा। अभी तो एक लिमिटेड टाइम के लिए यूनिलैटरल तरीके से किया गया, जो फॉरेन टूरिस्ट भारत में आए उनके फास्ट पेमेंट सिस्टम को UPI के साथ लिंक किया गया, जिससे वो भारत में पेमेंट कर पाए अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू, जस्ट थ्रू QR कोड स्कैनिंग। लेकिन अब बोथ वे इंटीग्रेशन की एक्सप्लोरेशन भी की जाएगी वंस दिस ट्रायल रन हैज बीन सक्सेसफुल 40 देशों के साथ। तो अब 8 देशों के साथ अभी हमारा बोथ वे इंटीग्रेशन हो चुका है। बाकी देशों के साथ भी धीरे धीरे हमारी सरकार बोथ वे फास्ट पेमेंट सिस्टम का इंटीग्रेशन करने के लिए एक्सप्लोर करेगी। पिछले साल जो UPSC ने प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया था, उसमें इसी टॉपिक से संबंधित सीधा सीधा प्रश्न पूछा था। सीधा प्रश्न था कि भारत ने अपना UPI किन देशों के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। तो आज के डिस्कशन के बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट NCERT added a chapter
titled Corruption in the Judiciary. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. सबसे पहले एनसीईआरटी के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी न्यूज में है तो इससे रिलेटेड सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। एनसीईआरटी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। 1961 में इसको बनाया गया भारत सरकार द्वारा, and it is registered as a society under Societies Registration Act of 1860. एनसीईआरटी के मुख्य काम अगर देखे जाए तो इट एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में क्या इंप्रूवमेंट लाए जा सकते हैं, इससे रिलेटेड सजेशंस वो देता है भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को। साथ ही साथ वो स्कूल लेवल पे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोऑर्डिनेटेड रिसर्च कंडक्ट कराता है, मॉडल टेक्स्ट बुक्स पब्लिश करता है, मॉडल टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स भी पब्लिश करता है, जिससे बाकी स्टेट बोर्ड्स उसी हिसाब से अपने टेक्स्ट बुक्स को डेवलप कर पाए। एनसीईआरटी ने एक सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पे निकाला था एक लर्निंग टूल जिसका नाम था जादुई पिटारा। जादुई पिटारा इस तरीके का लर्निंग टूल है जिसमें छोटे छोटे खिलौनों की मदद से बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है। लर्निंग टीचिंग मटेरियल टेलर्ड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 दैट वाज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। तो पहले ये फिजिकल फॉर्म में जादुई पिटारा निकाला गया, बाद में इसका एक डिजिटल वर्जन भी निकाला गया एनसीईआरटी द्वारा। एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए, भारत में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मेनली दो हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, सरकारी यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी दो लेवल पे हैं, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल। सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड फाइनेंशियली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जिस स्टेट में भी है वहाँ के लेजिस्लेटिव बॉडी की कानून की मदद से वो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी बनाया जाता है एंड देन फाइनेंशियली इट इज सपोर्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जबकि देयर आर सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए आपको ध्यान रखनी है ये बात प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, दैट दे आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे असम की कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वो एक कानून की मदद से ही बनेगी, असम लेजिस्लेटिव असेंबली के कानून की मदद से। और फिर इसको फंडिंग आती है मेनली थ्रू द प्राइवेट ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस, वो अलग बात है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए भी एक स्टेट लेजिस्लेचर से कानून पास करना होता है। सो दिस इज अबाउट प्राइवेट एंड public universities. Then there are some deemed to be universities. Deemed to be universities are those who have been designated a university status by the government. University status मिलने से इन ऑर्गेनाइजेशंस को तमाम बेनिफिट्स मिल जाते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, फंक्शनरीज बेनिफिट मिल जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मतलब ये वैसे तो यूनिवर्सिटी की तरह काम नहीं कर रहे, जहाँ पे बच्चे आए पढ़ें, अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल करा जाए, वैसे तो काम नहीं कर रहे। गेट दीज इंस्टीट्यूशंस हैव बीन गिवन स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी, इसीलिए इनको कहा जाता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डेजिग्नेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ यूजीसी। भारत में 130 से भी ज़्यादा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से एनसीईआरटी भी है। तो एनसीईआरटी हैज़ बीन ग्रांटेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। ये तो बात हो गई एनसीईआरटी की। अब एनसीईआरटी ने, आपको मैंने बताया कि उसका एक काम ये भी है कि मॉडल टेक्स्ट बुक पब्लिश करे, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो बाकी स्टेट बोर्ड्स के लिए एक पैरामीटर सेट करे। एनसीईआरटी ने क्लास 8 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर ऐड किया, रोल ऑफ द जुडिशियरी। इस चैप्टर में एनसीईआरटी mentioned that there are some challenges faced by Indian judicial system. उसमें बैकलॉग ऑफ केसेस की बात की गई, लैक ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस की बात की गई, जिस कारण से पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं इंडियन जुडिशरी में। यहाँ तक तो ठीक था। फिर एक अलग से सेगमेंट इस चैप्टर में मेंशन किया गया दैट देयर इज करप्शन इन द इंडियन जुडिशरी ऑल्सो। इंडियन जुडिशरी में बहुत सारे करप्शन के केसेस भी हैं। अब ये अलग से सेगमेंट ऐड किया गया, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ
started a suo moto case against NCERT. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी along with 2 अदर जजेस, उन्होंने 3 जजेस की एक बेंच बनाई है जो अब एनसीईआरटी के इस एक्शन के खिलाफ सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि दिस एक्शन बाय एनसीईआरटी appears as a calculated attempt to denigrate the judiciary. ये सोची समझी एक कोशिश है, चाल है जुडिशियरी के को स्कैंडलाइज करने की, अंडरमाइन इट्स इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। उन्होंने कहा कि अगर करप्शन की बात की गई है तो सिर्फ जुडिशियरी में करप्शन की बात क्यों की गई? व्हाई नॉट एनसीईआरटी हैज मेंशन्ड अबाउट करप्शन इन अदर इंस्टीट्यूशंस? कहीं ना कहीं सीजीआई साहब का मानना है कि दिस पर्टिकुलर इवेंट इज एन एग्जाम्पल वेयर द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैज बीन breached because NCERT acts on direction of the executive and executives are in a way trying to encroach into the Supreme Court's function या फिर it is trying to demean, denigrate position of the Supreme Court, and that is why this particular event is example of breach of principle of separation of power. Executives, judiciary को कहीं ना कहीं कॉर्डन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने तो सीधा सीधा माफी मांग लिया इस मामले में। उन्होंने कहा कि हम सारी किताबें जो हैं वो सर्कुलेट बैक भी कर लेंगे, मतलब कॉल बैक भी कर लेंगे। जो भी किताबें मार्केट में सर्कुलेट हुई हैं उनको हम वापस कॉल बैक कर लेंगे और उसको चेंज कर देंगे। बट फिर भी इस पे 3 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी। भारत सरकार ने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि ये बहुत गलत इवेंट हुआ है, इट विल सेट बैड प्रेसिडेंस, और जिसने भी ये गलती की है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। अब भारत सरकार ने तो इनडायरेक्टली एनसीईआरटी के लोगों के ऊपर ब्लेम डाल दिया, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि भारत सरकार करंट जुडिशियल सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म है उसको लेकर के बहुत सेटिस्फाइड है नहीं। भारत के अंदर आपको पता है कि कोलिजियम सिस्टम है फॉर अपॉइंटमेंट इन जुडिशियरी। तो भारत के अंदर माना जाता है, या ऐसा आप कह सकते हैं कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर जजेस अपॉइंट जजेस, क्योंकि कोलिजियम में तो जजेज ही होते हैं और वही नाम सजेस्ट करते हैं जिसके बेसिस पे नेक्स्ट सेट ऑफ जजेस अपॉइंट किए जाते हैं इफ सम वैकेंसी गेट्स क्रिएटेड। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है, ऐसा भारत सरकार का मानना है। इसी कारण से भारत सरकार ने 99th जो करंट रिजीम है, बिल्कुल स्टार्टिंग के दिनों में ही मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग के दिनों में ही एक 2014-15 में ही 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाने की कोशिश की थी इन ऑर्डर टू ब्रिंग सम ट्रांसपेरेंसी इन द मैकेनिज्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, do away with the collegium system. But Supreme Court had struck down National Judicial Appointment Commission 4th judge's case, saying that National Judicial Appointment Commission will breach autonomy of judiciary. It also breaches the principle of separation of power. पॉइंट ये है कि ऊपर से तो भारत सरकार एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, एनसीईआरटी ने गलत किया है, जो लोग भी एनसीईआरटी के ऑफिसर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन ली जानी चाहिए। बट हु नोज वो आदेश कहाँ से आया था जुडिशरी में जो वीकनेसेस हैं उनको हाईलाइट करने के, क्योंकि एक बात तो तय है कि द गवर्नमेंट इज नॉट वेरी हैप्पी विद द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इन जुडिशरी, और जुडिशरी में थोड़े बहुत चैलेंजेस तो हैं ही, बैकलॉग ऑफ केसेस की प्रॉब्लम है ही, और करप्शन का मामला तो थोड़ा बहुत पिछले साल देखने को मिला ही था। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से कितना सारा कैश निकला था वो तो हमने देखा ही था। चलिए, on the basis of this discussion we have this prelims practice question. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. ऐसा सवाल आपसे जीएस पेपर 2 या 4 एथिक्स में पूछा जा सकता है। स्कूल टेक्स्ट प्ले अ pivotal role in shaping narratives, value and institutional perceptions among young citizen. Discuss. स्कूल टेक्स्ट जो है वो सिर्फ लर्निंग टूल नहीं है,
वो हमारे सोचने के तरीके को, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क को भी शेप करता है। इस कारण से स्कूल बुक्स में जो बातें सिखाई जाएंगी वो देश का ओवरऑल नैरेटिव बनेगा इन कमिंग ईयर्स। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप अब्राहम लिंकन का एक कोट भी लिख सकते हैं, क्लासरूम टुडे इज पार्लियामेंट ऑफ टुमारो। इसलिए स्कूल बुक्स में हमें जो कंटेंट है वो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से दी जानी चाहिए, क्यूरेटेड तरीके से दिया जाना चाहिए, जिससे सिविक कॉन्शियसनेस कल्टीवेट हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, डेमोक्रेटिक कल्चर इम्बाइब हो बच्चों के अंदर। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बातें होनी चाहिए, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को सीधा सीधा कंडेम, स्कैंडलाइज नहीं किया जाना चाहिए, जैसे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लग रहा है। जब करप्शन की बात हुई थी तो अलग अलग विंग्स में थोड़े करप्शन की बात कर देते, अलग अलग विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट में, तो इससे चीजें जो हैं वो बैलेंस हो जाती, rather than singling out judiciary. So one has to be fair so that the children learn ability to have critical analysis regarding different important issues, क्योंकि यही बच्चे कल जाकर के देश के लिए नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, देश का भविष्य सेव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव IKI, जर्मन लोग सी के जगह पे के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कई दफा, तो इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव अंग्रेजी में है, जर्मन में IKI लिखते हैं वो लोग, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ जर्मन गवर्नमेंट। साल 2008 में जर्मन गवर्नमेंट ने ये इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव लाया था। इसके अंतर्गत उन्होंने एक फंड बनाया है। उस फंड की मदद से वो दुनिया के डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज की मदद करते हैं, ताकि वहां पे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लाए जा सके। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव है, जर्मन गवर्नमेंट ने लाई है। 2008 में फंड स्टैब्लिश किया गया, डेवलपिंग एंड इमर्जिंग कंट्रीज को पैसा दिया जाता है। इसी फंड के थ्रू, इस इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के थ्रू भारत सरकार को लगभग 20 मिलियन यूरोस दिया जाएगा, जो लगभग 180 करोड़ के आसपास होगा, सो दैट इंडिया कुड स्टार्ट क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो ध्यान रखना होगा, अब चूंकि इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव इज इन न्यूज, तो आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में कुछ भी प्रश्न इससे, इस ऑर्गेनाइजेशन या इस फंड से रिलेटेड पूछा जा सकता है। सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा इस एरिया से वो यही होगा कि इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव फंड को स्टैब्लिश किस देश ने किया। सिंपल सा प्रश्न है, बट इसको अटेम्प्ट करें आप तो इससे दिमाग में आपके आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्मू, द फर्स्ट टाइम साइटेड, स्मू हैज बीन फर्स्ट टाइम साइटेड इन काजीरंगा। इस तरह के प्रश्न प्रीलिम्स में आ जाते हैं। क्या है न्यूज वो समझते हैं, उसके पहले स्मू बर्ड के बारे में समझ लेते हैं। इट इज ए स्मॉल डाइविंग डक, इसका साइंटिफिक नेम है मर्गेलस एल्बेलस। इट ब्रीड्स इन नदर्न टाइगा ऑफ यूरोप एंड पैलियार्कटिक रीजन। दे नीड ट्रीज फॉर ब्रीडिंग, ट्रीज पे ब्रीडिंग करते जनरली, बट दे लिव ऑन फिश रिच लेक्स एंड स्लो रिवर्स। सर्दी के टाइम में वो कोस्टल एरिया में आ जाते हैं या इनलैंड लेक्स ऑफ द बाल्टिक सी एंड ब्लैक सी में मूव कर जाते हैं। IUCN में इनका कंजर्वेशन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। करंट न्यूज ये है कि ड्यूरिंग 7th वाटर बर्ड काउंट इन काजीरंगा, स्मू बर्ड वाज साइटेड। It was for the first time this smooth bird has been sighted in Kaziranga. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। NGT से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। NGT डज नॉट डील विथ क्रिमिनल केसेस, इट डील्स विथ सिविल मैटर्स। बाकी स्टेटमेंट सही है। काउंटर वेलिंग एंड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, दोनों ये स्टेटमेंट सही है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज टू ऑफसेट सब्सिडीज, while anti-dumping duty is to deal with the problem of dumping. Both countervailing duty and anti-dumping duty are imposed only when import cause or threaten the material injury to the domestic industry. Material injury to domestic industry simply means कि local manufacturers को अगर significant loss होगा because of dumping या because of subsidy given by the exporter country, then only these duties could be applied as per WTO norm.
तो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि एडीडी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज सब्सटेंशियल डैमेज टू द लोकल बिजनेसेस। इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वह है डब्ल्यूटीओ में, वो है मटेरियल इंजरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Large language model trained on vast amount of data set and they can understand and generate human like text. That is also true. Parliament of Israel is known as Knesset, and they function in unicameral manner. Both statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.